नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर एक पूरी श्रृंखला शुरू की थी और मुझे आपको बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की ऑलमोस्ट लगभग सारी क्लासेस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग देखना चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से मेरे चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका विषय वस्तु है 16 महाजनपदों का उदय। दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं सदी में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से सबसे पहला प्रश्न यही है कि इन 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इन 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं वो दो महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट आता है प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और दूसरा प्रसिद्ध जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूक्त। दोस्तों, इन दोनों ही धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर आप जब इन दोनों धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ जनपद तो ऐसे हैं जिनका नाम दोनों ही धर्म ग्रंथों में पाया गया है, लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जिनका नाम भगवती सूक्त में आपको मिलता है, अंगुत्तर निकाय में नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि भगवती सूक्त में जो जनपद दिए गए हैं उनमें कुछ जनपद दक्षिण भारत के भी शामिल किए गए हैं, और इसी आधार पर उत्तर भारत में जो 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी है उसका सबसे विश्वसनीय सूत्र जो है वो अंगुत्तर निकाय को माना जाता है। यानी हमें अंगुत्तर निकाय इन 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, बात यह आती है कि सभ्यता में इन 16 महाजनपदों का उदय क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति बनी समाज के अंदर जिसकी वजह से इन 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो आप अगर देखोगे तो मैंने आपको यह बताया था कि लोहे की खोज वैदिक काल की या फिर उत्तर वैदिक काल की बहुत क्रांतिकारी घटना है। उसने मानव जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। दोस्तों, लोहे ने समाज को लोहे का बना हुआ हल दिया, और इस हल ने जब भूमि की गहराई तक जाकर के जुताई करना शुरू किया तो कृषि की उत्पादकता में उससे बहुत अधिक वृद्धि हुई, और परिणाम यह हुआ कि मानव जो अभी तक यायावरी जीवन जीता था, खाना बदोश जीवन जीता था, वो अब भूमि पर स्थायी रूप से बस गया। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात थी, उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा भूमि वो उतनी ज्यादा कृषि कर सकता था और उतना ही ज्यादा कृषि उत्पादन को बढ़ा सकता था। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात यह भी है कि भूमि को लेकर के समाज में झगड़े भी शुरू हुए, और ये झगड़े ना केवल व्यक्तिगत रूप से थे बल्कि ये झगड़े कबीले स्तर पर भी शुरू हो गए। जो बड़ा कबीला होता था वो छोटे कबीले पर आक्रमण करके उसके हिस्से की जमीन को अपने अधिकार में ले लेता था। परिणाम यह हुआ कि कबीलों का आकार बढ़ता गया, और दोस्तों, जब कबीलों का आकार बढ़ा तो यही कबीले राज्य में परिवर्तित हो गए, और इसी प्रकार से उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और इन 16 महाजनपदों के विषय में जो जानकारी है
वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो दोस्तों अब यहां पर बात यह आती है कि ये 16 महाजनपद कहां थे, इनकी राजधानी क्या थी, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं कि 16 महाजनपद कहां पर थे और इनकी राजधानी कहां थी। उसके बाद हम लोग हर्यक वंश को शुरू करेंगे कि किस तरीके से इन 16 महाजनपदों ने में जो मगध साम्राज्य था उसने अपना अधिकार स्थापित किया और अपने साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार किया है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन 16 महाजनपदों के विषय में। तो जो सबसे पूर्वी जनपद था उसका नाम था अंग, और ये सबसे पूर्वी जनपद था दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये अंग राज्य है। ये इन 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी था और इसकी राजधानी थी चंपा। जो दूसरा महाजनपद था वो था मगध और इसकी राजधानी थी राजगृह। तीसरा महत्वपूर्ण जनपद था मल्ल और इन मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथा था बज्जी संघ और इनकी राजधानी थी वैशाली। पांचवा जो महत्वपूर्ण नगर था वो था काशी और काशी की राजधानी थी वाराणसी। आप लोग देख सकते हो दोस्तों वाराणसी बहुत ऐतिहासिक नगर है भारत का। छठवां कौशल और कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, यह भी आज उत्तर प्रदेश में है। सातवां महत्वपूर्ण नगर था महाजनपद था वत्स और इनकी राजधानी थी कौशाम्बी। दोस्तों ये वही वत्स हैं जो कुरुवंशी थे, उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। तो जब हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया तो जो कुरुवंशी बच गए थे वो यहां पर आकर के बस गए थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कौशाम्बी। तो वत्स के बाद चेदी वंश की राजधानी थी सुक्तिमती और इसी के ऊपर प्रसिद्ध पिक्चर भी बनी है बाहुबली। दोस्तों जो नौवां महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था पांचाल और इन पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, यह यूपी में पड़ता है दोस्तों। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कुरु और कुरु वंश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां जो महत्वपूर्ण नगर है दोस्तों वो है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, यह राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। मत्स्य के बाद जो 14वां महत्वपूर्ण नगर था वो था अस्मक। और दोस्तों ये जो अस्मक था इन 16 महाजनपद में सबसे दक्षिणतम राज्य था। इस अस्मक की राजधानी थी पोटिल। 15वां नगर था गांधार जो 16 महाजनपद का सबसे उत्तरी नगर है। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और जो 16वां नगर था जिसका नाम था कम्भोज। तो दोस्तों इस तरीके से इन 16 महाजनपदों का उदय हुआ।
दोस्तों इन जनपदों को भी हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र उन महाजनपदों को कहा गया जिन पर किसी राजा का शासन था और राजा का पद वंशानुगत था, जबकि गणतंत्र उन राज्यों को या उन महाजनपदों को कहा गया जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लोकतंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, राजा का पद वहां वंशानुगत नहीं था। तो दोस्तों इन 16 महाजनपदों में केवल 2 जनपद, जिनमें सबसे फर्स्ट मल्ल और दूसरा बज्जी संघ, ये 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। बाकी सभी राज्यों में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। तो एक मल्ल और दूसरा बज्जी संघ, ये दोनों गणतंत्र पर आधारित थे। दोस्तों जैसे आज आप देखते हो लोकतंत्र और राजतंत्र, दोनों में इस बात को लेकर के बहस है कि शासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। इसी तरीके से 16 महाजनपदों में भी संभव है कि शासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, इसको लेकर के कुछ बहस रही हो। लेकिन क्योंकि हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में राजतंत्र शासन प्रणाली को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादातर जो राज्य थे वो राजतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित थे। केवल मल्ल और दूसरा बज्जी संघ, ये 2 राज्य ऐसे थे जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित थे और दोनों ही नेपाल की तराई के क्षेत्र में अवस्थित थे। तो ये तो दोस्तों रही 16 महाजनपदों की बात। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जनपद मगध बनकर के उभरा। तो मगध सबसे श्रेष्ठ जनपद कैसे बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मगध साम्राज्य की जो स्थापना थी वो हर्यक वंश के शासक बिंबसार के द्वारा की गई। यानी मगध पर जो सबसे पहला वंश की सत्ता स्थापित हुई वो थी हर्यक वंश, और इस हर्यक वंश की जो स्थापना थी वो बिंबसार के द्वारा की गई। बिंबसार हर्यक वंश का पहला शासक था। दोस्तों सबसे पहले बिंबसार ने आक्रमण करके अंग राज्य पर अपना अधिकार किया और अंग राज्य को मगध में मिलाकर के अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। दोस्तों बिंबसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबसार ने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। आपको एक चीज और बता दूं, इन 16 महाजनपदों में 4 जनपद सबसे शक्तिशाली थे, जिनमें एक मगध, दूसरा कौशल, तीसरा बज्जी संघ और चौथा अवंती। ये 4 राज्य ज्यादा शक्तिशाली थे इन 16 महाजनपदों में। तो हम लोग बिंबसार की बात कर रहे थे, तो बिंबसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया है। उसने अपने शासन काल में 3 विवाह किए, जिनमें सबसे पहला विवाह उसने कौशल राज्य की राजधानी यानी कौशल राज्य की राजकुमारी महाकौशला से किया। दोस्तों इस कौशल राज्य का जो राजा था वो प्रसेनजीत था।
प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला। दूसरा विवाह इसने बज्जी संघ में एक कबीला था लक्षवी, लक्षवी वंश की राजधानी थी, लक्षवी वंश की राजकुमारी थी चेलन्या। और दोस्तों अजातशत्रु जो था वो इसी चेलन्या से पैदा था। और तीसरा, उसने मद्र कुल के प्रधान की पुत्री, पंजाब में एक मद्र कुल था दोस्तों, उस मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी जिसका नाम था क्षेमा। तो इस बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। स्वाभाविक सी बात है, कौशल राज्य के साथ उसके वैवाहिक संबंध थे तो उसकी स्थिति तो मजबूत होनी थी। बज्जी संघ के साथ भी उसके वैवाहिक संबंध थे, इसलिए भी उसकी स्थिति मजबूत थी। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार किया है। दोस्तों ये जो बिंबिसार था, इसके दो पुत्र थे। पहला पुत्र था दर्शक, बड़ा पुत्र, और छोटे पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार दशक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और इसी वजह से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर अपना राज्य स्थापित किया। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के इतिहास में जो सबसे पहला पितृहंता है वो अजातशत्रु को माना जाता है। पितृहंता का मतलब है गद्दी के लिए पिता की हत्या करने वाला। जो पहला शासक है वो अजातशत्रु को माना जाता है और अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से बिंबिसार के बाद जो उसका पुत्र था अजातशत्रु, वो मगध का शासक बना। दोस्तों अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में केवल 2 युद्ध लड़े थे। उसने पहला युद्ध लड़ा कौशल राज प्रसेनजीत के साथ। तो इस युद्ध का आधार क्या था समझना। मैंने आपको यह बताया कि जो बिंबिसार था उसने कौशल राज्य की राजकुमारी महाकोसला से विवाह किया था। यह प्रसेनजीत की बहन थी। तो हुआ क्या कि जब बिंबिसार की अजातशत्रु ने हत्या कर दी और महाकोसला को जेल में डाल दिया, तो महाकोसला की भी बिंबिसार के वियोग में मृत्यु हो गई। और जब इसकी खबर कौशल राज्य पहुंची तो प्रसेनजीत बहुत नाराज हुआ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह जो कौशल राज्य था, जब महाकोसला से बिंबिसार का विवाह हुआ तो जो काशी गांव था वो कौशल राज्य ने काशी गांव दहेज में बिंबिसार को दे दिया था। लेकिन जब प्रसेनजीत को पता चला कि महाकोसला की मृत्यु हो गई है तो उसने इस काशी गांव को वापस ले लिया। यह माना जाता है कि इस काशी गांव से 1 लाख रुपए वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, जो बहुत ज्यादा थी। और अजातशत्रु नहीं चाहता था कि काशी राज्य या काशी गांव कौशल राज्य को वापस लौटाया जाए। और इसी वजह से कौशल और मगध का आपस में युद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध में पहले प्रसेनजीत जीत रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कौशल राज प्रसेनजीत की हार हुई। और जब कौशल राज प्रसेनजीत हार गया तो उसे काशी मगध को वापस देना पड़ा और साथ ही अपनी पुत्री का जो विवाह था, इसकी पुत्री का नाम था बाजीराव, उस पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ करना पड़ा। तो इस तरीके से कौशल राज्य मगध में शामिल हो गया। अंग पहले से ही शामिल था। अब दोस्तों नंबर था बज्जी का। समझना, मैंने आपको यह बताया था कि अजातशत्रु चेलन्या से पैदा था और चेलन्या बज्जी संघ से ही संबंधित थी। लेकिन अजातशत्रु ने युद्ध में अपनी रिश्तेदारी का भी कोई ध्यान नहीं रखा।
उसने बज्जी संघ पर आरोप लगाया कि जिस समय मगध कौशल के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, बज्जी संघ ने कौशल राज्य की मदद की। यह आरोप उसने बज्जी संघ पर लगाया। दोस्तों, इस आरोप के साथ ही अजातशत्रु ने बज्जी संघ के साथ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इस बज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु को 16 वर्ष का समय लगा। और जब महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को सलाह दी, तब जाकर के अजातशत्रु इस बज्जी संघ को 16 वर्ष में जीत सका। मैंने आपको यह बताया था कि यह जो बज्जी संघ राज्य था, यह लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया पर आधारित था। तो महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को सलाह दी कि जब तक बज्जी संघ में लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया है, तब तक बज्जी संघ को जीतना संभव नहीं। तो अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री, जिसका नाम था बस्सकार, उस मंत्री को इस बज्जी संघ की सेना में शामिल करा दिया। और उस मंत्री ने इस बज्जी संघ के जो 8 कबीले थे, उनमें आपस में फूट डलवा दी। जिसके बाद एक एक करके अजातशत्रु ने इस पूरे बज्जी संघ को विजित कर लिया। लेकिन इस बज्जी संघ को जीतने में 16 वर्ष का समय लगा। दोस्तों, अजातशत्रु के शासन काल के दौरान ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। तो उसने महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध स्तूप राजगृह का था। और दोस्तों, यहीं पर अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया। तो मैं आपको बताऊं, जो प्रथम बौद्ध महासंगीति थी, वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में संपन्न हुई। और इसी बौद्ध महासंगीति में 2 महत्वपूर्ण पिटक, पहला विनय पिटक और दूसरा सूक्त पिटक, इन दोनों का संकलन हुआ। यानी विनय पिटक और सूक्त पिटक का जो संकलन है, वो प्रथम बौद्ध महासंगीति में हुआ। और इस सूक्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने पिक्चर देखी है बाहुबली? उस बाहुबली पिक्चर में 2 विशेष हथियार दिखाए गए हैं। एक था जिसमें रथ पर बैठ करके जो चक्र लगा हुआ था, जो दुश्मन की सेना को काटता हुआ जाता था, और एक था जिससे पत्थर फेंके जाते थे। तो दोस्तों, जो रथ वाला था वो रथमूसल, और जो पत्थर फेंकने वाला था वो महाशिला कंटक। इन दोनों हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने बज्जी संघ के खिलाफ किया है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण हथियारों की वजह से भी बज्जी संघ पर अजातशत्रु जीत हासिल कर सका। तो आप अगर यहां देखोगे तो लगभग अब इस पूरे क्षेत्र में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान इस पूरे क्षेत्र में मगध साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में एक ये जो अवंती राज्य था, यह अवंती राज्य भी शक्तिशाली राज्य था और यह भी लगातार अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था। यह लगातार मगध पर आक्रमण की धमकी दे रहा था। तब दोस्तों, इस अवंती राज्य से निपटने के लिए अजातशत्रु ने बहुत कूटनीति का प्रयोग किया, बेहतरीन कूटनीति का प्रयोग किया। दोस्तों, अगर आप देखोगे अवंती और मगध के बीच में यह वत्स राज्य अवस्थित है। इस वत्स राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर यह अवंती राज्य के साथ मिल जाए तो मगध को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर यह मगध राज्य के साथ मिल जाए तो अवंती राज्य को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। तो इस वत्स राज्य को
अपनी ओर शामिल करने के लिए अजातशत्रु ने अपनी बेटी का जो विवाह था वो वत्सराज उदयन के साथ किया है। लेकिन दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में अवंती और मगध का युद्ध नहीं हो सका। अजातशत्रु के बाद उसका जो बेटा था उदयन वो मगध का शासक बना, लेकिन उदयन के शासनकाल के दौरान भी अवंती और मगध का आपस में युद्ध नहीं हो सका। उदयन ने अपने मगध राज्य की रक्षा करने के लिए गंगा और सोन नदी के तट पर एक किले की स्थापना की थी और इस किले को पाटलिपुत्र नाम दिया। और दोस्तों इसी किले को आज पटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन उदयन के शासनकाल में भी अवंती और मगध का युद्ध नहीं हो सका। उदयन के बाद अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक और मुंडक के बाद नागदशक इस हर्यक वंश के शासक बने। और दोस्तों नागदशक की हत्या उसी के एक अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने इस तरीके से नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित की। तो दोस्तों ये था हर्यक वंश। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि लगभग जो पूर्वी भारत था, बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में मगध ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। इधर अवंती अपनी सत्ता स्थापित करता जा रहा था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।